नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, हिंदी का ये गोल्डन पेपर नंबर 11 है। पूरे ही 30 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, पूरे ही 30 प्रश्न हम देखने वाले हैं। लेवल 1 के लिए भी है, लेवल 2 के लिए भी है। तो देखिए, अब आपके पास लगभग यूँ मान के चलिए 20 दिन तो ये और 20 दिन ही वो 40 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अंतिम दिनों में बेस्ट से बेस्ट तैयारी करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 1 है आपके। एक एक प्रश्न को समझना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनी है। भीतरी, चढ़ाई, कड़ाई और माधुर्य, ये 4 विकल्प है। इनमें से बताइए कौन से विकल्प में क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। तो राइट आंसर देखिए आपके, तो राइट आंसर है विकल्प नंबर 2, चढ़ाई। देखिए, चढ़ाई एक भाववाचक संज्ञा शब्द है और ये चढ़ना से बनी है। ठीक है, चढ़ना जो शब्द है इससे शब्द क्या बना है, चढ़ाई। ठीक है, और चढ़ना तो क्रिया है और चढ़ाई क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर ये जो भीतरी भाववाचक संज्ञा है ये भीतर से बनी है और भीतर क्या है, एक अव्यय शब्द है। ये जो माधुर्य शब्द है ये भाववाचक है लेकिन ये मधुर से बना है और मधुर क्या है, विशेषण है साथियों। कढ़ाई, कढ़ाई तो एक बर्तन का नाम होता है साथियों, इसमें भाववाचक संज्ञा ही नहीं है। ठीक है, आपके यहाँ पर सेकंड विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। तो दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प के उपसर्ग और मूल शब्द का सही अलग नहीं हो रहे हैं। अनु प्लस इक्षण अन्वीक्षण, ना प्लस आस्तिक नास्तिक, परि प्लस इच्छा परीक्षा, सम प्लस कल्प संकल्प। तो देखो, उपसर्ग और मूल शब्द जो सही नहीं हो रहे हैं अलग अलग, उनको आपको देखना है। राइट आंसर है प्रश्न संख्या 2 में ना प्लस आस्तिक नास्तिक। ये गलत है साथियों, क्योंकि न प्लस आस्तिक होता है, न प्लस आस्तिक शब्द क्या बनता है, नास्तिक। दूसरा विकल्प आपके इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बाकी अनु प्लस इक्षण अन्वीक्षण होता है, परि प्लस इच्छा परीक्षा होता है और सम प्लस कल्प संकल्प ही होता है। तो प्रश्न संख्या 2 में आपके सेकंड विकल्प ही सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तीसरा क्वेश्चन है, पहली कक्षा में, यहाँ पर रिक्त स्थान है, भी लिखना के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना भी, शब्द लिखना भी, अक्षर बनाना भी और चित्र बनाना भी। तो देखो, वाक्य लिखेंगे, शब्द लिखेंगे, अक्षर बनाएंगे, ये तो लिखने की ही क्रिया है। यहाँ पर जब आप चित्र बनाते हो कक्षा 1 में, जब छोटे बच्चे चित्र बनाते हैं तो भी उसको हम लिखने के अंतर्गत ही सम्मिलित करते हैं कि हाँ भाई, बालक लिखना सीख रहा है। चौथा विकल्प आपके सही है साथियों प्रश्न 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 4, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रवाह, अक्षर ज्ञान, अर्थ और गति। तो देखो, जब हम पठन का कार्य करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको इनमें से आप इनमें से किसको दोगे। तो साथियों, राइट आंसर है विकल्प नंबर 3। हम पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ को मानेंगे। क्यों? अर्थ का मतलब है पढ़े हुए अंश के अर्थ को समझना, गति से पढ़ना, प्रवाह से पढ़ना, अक्षर ज्ञान से भी ज़्यादा, इन तीनों से ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है, पढ़े हुए अंश का अर्थ समझना। तो आपके थर्ड विकल्प प्रश्न 4 में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। 5वां क्वेश्चन है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है फांसी की सजा देना, अत्यधिक मर्म स्पर्शी रचना करना, कलम को बीच में से तोड़ देना और इनमें से सभी। देखो, राइट आंसर कौन सा रहेगा प्रश्न संख्या 5 में। साथियों, प्रश्न नंबर 5 में राइट आंसर है अत्यधिक मर्म स्पर्शी रचना करना। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। सेकंड विकल्प आपके सही है प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट देखेंगे अब हम प्रश्न नंबर 6 को। देखो, यहाँ पर अगर किसी को लग रहा है कि भाई यार पहला विकल्प सही है, तो जी नहीं, आपके सेकंड विकल्प ही बिल्कुल राइट है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 पर। कहो तो मैं मुहावरे में इसका मतलब इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करके भी बता सकता हूँ, कलम तोड़ने वाला। ठीक है,
प्रश्न संख्या जो 6 है, 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं। कमेंट करके बताइए अगर बिल्कुल आपके कोई कन्फ्यूजन है किसी भी प्रश्न में तो हमें कमेंट जरूर बताएं। प्रत्यय की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। छोटा प्लस पन छुटपन, घूमना प्लस अक्कड़ घुमक्कड़, एक प्लस हरा एक हरा, जीव प्लस इक जैविक। तो देखो इनमें से कौन सा आपको प्रत्यय की दृष्टि से शुद्ध नहीं लग रहा है साथियों। प्रश्न संख्या 6 में जो सही आंसर है वो है एक प्लस हरा एक हरा, क्योंकि एक प्लस हरा एक हरा नहीं होता है, इक हरा होता है साथियों, ठीक है। इसलिए आपके थर्ड विकल्प प्रश्न संख्या 6 में सही रहेगा। बाकी जीव प्लस इक जैविक ही होता है, छोटा प्लस पन छुटपन होता है और घूमना प्लस अक्कड़ घुमक्कड़ ही होता है। तो 6ठे क्वेश्चन में कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 पर। अबे खेत में काम करता हो वाक्य काल की दृष्टि से है। सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। तो देखो चारों ही वर्तमान में पूछा जा रहा है कि भाई खेत में काम करता हो का मतलब क्या है? हमें उस चीज पे क्या है? संदेह है साथियों। क्या है? संदेह है। तो इसलिए ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। विकल्प नंबर आपका जो 3 है वो सही रहेगा प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। देखो प्रश्न संख्या 7 में जो संभाव्य वर्तमान काल वाला आपके दिमाग में आ रहा है, तो पहले तो क्या बहुत सारी जो किताबें चलती थी एनसीईआरटी आरबीएससी की भी, इसमें संभाव्य और संदिग्ध दोनों को अलग अलग माना जाता था। लेकिन फिर उसके बाद में कुछ संशोधन हुए तो कई जगह संभाव्य और संदिग्ध को एक ही माना जाता है साथियों। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प भी सही हो सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 पर। तो चलिए 8वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 8 साथियों, 8वां क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया है, एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है या इनमें से कोई नहीं। तो देखो शिक्षण को इनमें से क्या माना जाता है साथियों? राइट आंसर है शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना जाता है, जिसमें कितने ध्रुव होते हैं? 3। कौन कौन से? एक होता है शिक्षक, एक होता है विद्यार्थी और एक होता है पाठ्यक्रम। इस प्रकार से शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। विकल्प नंबर आपका जो 3 है वो सही है प्रश्न 8 में। नेक्स्ट देखेंगे अब हम प्रश्न संख्या 9 को। तो चलिए 9वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन, अक्षय क्रिकेट खेलता है फिर वह आराम करता है, रेखांकित शब्द है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द वह है, ठीक है। वह के नीचे क्या खींच रही है? रेखा खींच रही है। तो यहाँ पे देखो ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। तो प्रश्न संख्या 9 में जो राइट आंसर है साथियों वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 2 सर्वनाम, क्योंकि अक्षय क्रिकेट खेलता है, फिर ये जो वह शब्द का प्रयोग हो रहा है, वह शब्द का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? अक्षय के लिए। तो यहाँ पर अक्षय तो एक संज्ञा शब्द है, लेकिन इसके लिए किस शब्द का प्रयोग हो रहा है? वह शब्द का, जो कि एक सर्वनाम शब्द है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 पर। तो आपके 10वां क्वेश्चन है साथियों, प्राचीन पाठ योजना के जनक कौन है? बीएस ब्लूम, हर्बर्ट, किलपेट्रिक और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई प्राचीन पाठ योजना कौन सी होती है। तो साथियों इसके जो सही आंसर है कि भाई प्राचीन पाठ योजना के जनक कौन है, तो वो रहेगा आपके हर्बर्ट। देखो जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट को प्राचीन पाठ योजना के जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले दैनिक पाठ योजना के निर्माण हेतु जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के द्वारा 4 सिद्धांत दिए गए थे। फिर इन 4 सिद्धांतों के आधार पर इनके शिष्यों ने इस पाठ योजना को 5 पदों के रूप में वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 11 को। तो आपके 11वां क्वेश्चन है साथियों, ये देखिए आप देखिएगा प्रश्न संख्या 11 को, ये रहा। अध्यापक दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण करता है पाठ को समझाने के लिए, पाठ को व्यवस्थित करने के लिए, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और बालक में कौशलों के विकास के लिए। तो देखो सबसे बेस्ट जो विकल्प है उसका चयन कीजिए। अध्यापक के द्वारा दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण किस लिए किया जाता है? साथियों 11वें क्वेश्चन में राइट आंसर है आपके निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, कि जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं
कि भाई इस पाठ से हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही मूल रूप से दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण किया जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। आपके प्रश्न संख्या 12 है, लिकर्ट की संचय मापने का प्रयोग किया जाता है संज्ञान मापन हेतु, अभिवृत्ति मापन हेतु, नैतिकता मापन हेतु और कौशल मापन हेतु। तो देखो लिकर्ट की संचय मापनी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपने अगर इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ रखा है तो अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। लिकर्ट की संचय मापने का प्रयोग अभिवृत्ति मापन के लिए किया जाता है। किसके लिए? अभिवृत्ति मापन के लिए। सेकंड विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। आपके 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। 13वां क्वेश्चन है आपके, सतत व व्यापक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है रचनात्मक मूल्यांकन, योगा। साथियों 13वें क्वेश्चन में आपके विकल्पों को देखिएगा, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन और इनमें से कोई नहीं। तो देखो सीसीई का नाम सभी ने सुन रखा होगा। सीसीई के अंतर्गत रचनात्मक मूल्यांकन आपने पढ़ा है, योगात्मक मूल्यांकन आपने पढ़ा है, लेकिन देखो ये जो व्यापक मूल्यांकन है ये तो नाम है, व्यापक मूल्यांकन कोई प्रकार नहीं है साथियों, ठीक है। ये तो उसकी विशेषता होती है, इसलिए आपके जो थर्ड विकल्प है प्रश्न संख्या 13 में ये आपका राइट आंसर है। ये सतत व व्यापक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 14 पर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। आपके प्रश्न संख्या 14, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है? आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि और सूत्र विधि। तो देखो ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप? चारों ही विधियां मुझे तो लग रही है कि भाई व्याकरण शिक्षण की है, तो फिर ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है कि जो सबसे बेस्ट विकल्प होता है हम उसका चुनाव करते हैं। तो देखो यहाँ पर आगमन निगमन और सूत्र विधियों में से सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? आगमन निगमन विधि है साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 14 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 पर। आगमन निगमन विधि क्या होती है कि भाई पहले व्याकरण के लिए आगमन विधि का प्रयोग करो और फिर उसके बाद में निगमन विधि का प्रयोग करो, तो इससे बेस्ट होता है, क्योंकि पहले उदाहरण से नियम बनाए जाते हैं, फिर नियमों को उदाहरणों के माध्यम से स्थापित समझा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 पर। 15वां क्वेश्चन, परिष्कारात्मक शिक्षण होता है, उपचारात्मक होता है, व्यापक होता है, मौखिक होता है या विकल्पात्मक होता है? तो देखो परिष्कारात्मक शिक्षण का यदि नाम नहीं सुना है तो सुन लीजिए, अच्छी तरह से याद रख लीजिए। परिष्कारात्मक शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण को कहते हैं। विकल्प नंबर आपका जो 1 है ये ही आपका बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न संख्या 15 में। उपचारात्मक या परिष्कारात्मक दोनों एक ही है। विकल्प नंबर आपका जो 1 है वो सही है प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। आपके 16वें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है साथियों, ये देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों को सस्वर वाचन में सक्षम बनाना, छात्रों को शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना, छात्रों को सुलेख व श्रुतलेख लिखने में सक्षम बनाना और व्याकरण के नियमों का विशद ज्ञान देना। प्रश्न संख्या 16 में बताइएगा पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? हिंदी भाषा शिक्षण का इनमें से क्या उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर? तो राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 4, व्याकरण के नियमों का विशद ज्ञान देना साथियों। यहाँ पर व्याकरण के नियमों की विशद जानकारी प्राथमिक स्तर पर नहीं दी जाती है, बाद में उच्च स्तर पर दी जाती है, इसलिए चौथा विकल्प आपके क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर। बाकी इस सस्वर वाचन में छात्र सक्षम हो ये भी उद्देश्य होता है, शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित हो ये भी उद्देश्य होता है, सुलेख और श्रुतलेख लिखने में वो सक्षम हो जाए, मतलब सुलेख मतलब अच्छा लेख, श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना, ये चीज़ें भी वो समझ जाए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 पर। 17वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 17 है आपके, प्राथमिक कक्षा को रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी? अनुसंधान विधि, वाद विवाद विधि, कहानी विधि और समस्या समाधान विधि। तो यदि आपको
बच्चों को प्राथमिक स्तर पर रामायण का प्रकरण पढ़ाना है। तो साथियों, रामायण का प्रकरण प्राथमिक स्तर पर कहानी के माध्यम से आप पढ़ा सकते हो, क्योंकि कहानी विधि एक तरह से रामायण कहानी की तरह पूर्ण रूप से शूट करती है, और साथ ही कहानी में बालकों की रुचि भी बहुत ज़्यादा होती है। तो रामायण के किस्से और कहानियाँ आप अक्सर सुनाते भी हो बच्चों को। आपके विकल्प नंबर जो 3 है वो सही है प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 पर। देखो, ऐसा तो है नहीं कि वाद विवाद करवाओगे रामायण पर, या अनुसंधान करवाओगे, या समस्या समाधान नहीं होगा साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। 19वां क्वेश्चन, मेरी वह कलम खो गई है जो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी, वाक्य रचना की दृष्टि से है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और विधानार्थक वाक्य। तो देखो, मेरी वह कलम खो गई है, जो, यहाँ जो से वाक्य जुड़ रहा है, किससे? जो से। और कभी भी जो से वाक्य जुड़े, की से वाक्य जुड़े, आपके 101% मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 3 है वो सही है प्रश्न संख्या 19 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। तो चलिए देखते हैं 20वें क्वेश्चन को। आपके 20वां क्वेश्चन, किसी शब्द के समान अर्थ बताने वाले शब्द का बोध कराने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? समता सूचक चिन्ह, हंस पद चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह। तो बताइए 20वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प है जो आपका राइट आंसर रहेगा? देखो, समान अर्थ बता रहे हो, समान अर्थ बताने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करोगे? समता सूचक चिन्ह का। किस चिन्ह का? समता सूचक चिन्ह का आप प्रयोग करोगे। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 20 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। तो चलिए 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 21, ये देखिए 21वें क्वेश्चन को, उच्चारण दोष का यह कारण नहीं है। शीघ्र प्रयत्न करना, प्रयत्न लाघव, साहित्य का ज्ञान न होना और शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना। तो बताइए उच्चारण दोष का इनमें से कौन सा कारण नहीं है? प्रश्न संख्या 21 में राइट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? साथियों, राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 3, साहित्य का ज्ञान न होना। ठीक है, अगर साहित्य का ज्ञान नहीं है तो क्या हम उच्चारण शुद्ध नहीं कर पाते हैं? ये गलत है साथियों। बल्कि उच्चारण दोष के कारणों में शीघ्र प्रयत्न के चक्कर में, प्रयत्न लाघव के चक्कर में शुद्धोच्चारण का ज्ञान नहीं है, तो इनसे हम अशुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। तो इसलिए आपका जो थर्ड विकल्प है ये उच्चारण दोष का कारण नहीं माना जाएगा प्रश्न 21 में, और यही आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 21 का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। तो साथियों, प्रश्न संख्या 22 में पूछ रहा है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, बच्चों को प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, और बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। तो बताइए इनमें से भाषा की कक्षा में जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उसका उपयोग क्या सुनिश्चित कर रहा है इनमें से? तो साथियों देखो, विकल्पों को अच्छी तरह से देखेंगे। बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, तो शीर्षक याद करने के लिए ये थोड़ी पता चल जाता है कि भाई इनका उपयोग सही हो रहा है, ये गलत हो गया। शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, सिर्फ सहायक सामग्री के उपयोग से ही काम नहीं चलेगा, उसको समझना भी पड़ेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब आपके सामने 2 विकल्प है, बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, और बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। तो आपके 22वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? तो राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 2, बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। ये उपयोग हो रहा है, इसको सुनिश्चित विकल्प नंबर 2 कर रहा है। अब कई जगह कई जो हमारे स्टूडेंट है वो चौथे विकल्प पर भी आए होंगे कि भाई बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। तो साथियों ये भी सही है और दूसरा भी सही है, लेकिन फिर प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखना ज़्यादा बेटर हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ दूसरे विकल्प का चुनाव किया है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा 22वें क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23। तो आपके 23वां क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे?
बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें और उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे। तो बताइए प्रश्न नंबर 23 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। देख लीजिए प्रश्न को अच्छी तरह से। सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए क्या नहीं करोगे आप। तो देखो विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों। उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। साथियों उत्तर अच्छी तरह समझाने के बाद में सीखने के अवसर वहाँ पर कहाँ प्रदान हो रहा है। अगर आप उनको सुझाव और संकेत देंगे कि भाई जिससे वो नया ज्ञान सीखे तो बिल्कुल वो अवसर है। समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रेरित होंगे बच्चे तो समस्या सुलझाएंगे, वो भी एक अवसर हो गया। कोई अवधारणा है उनकी संरचना को स्पष्ट करने में उनकी मदद करेंगे तो ये भी अवसरों के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन चौथा विकल्प नहीं आएगा क्योंकि सही उत्तर समझा देने के बाद में साथियों वो तो उसी चीज पर लगे रहेंगे। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 23 में वही सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो चलिए 24वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। कवियत्री, श्रृंगार, प्रज्वलित और नैसर्गिक। तो ये 4 विकल्प है। बताएं इनमें से कौन सा शुद्ध आपको शब्द लग रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प। देख लिया सभी ने। साथियों राइट आंसर है इनमें से शुद्ध शब्द विकल्प नंबर 3 प्रज्वलित है। इसका अशुद्ध रूप कैसे लिखा जाता है। प्रज्वलित। इस प्रकार से डबल जे लगा दिए जाते हैं, लेकिन डबल जे नहीं लगता है, एक ही वाला ही लगता है साथियों। अब बाकी में क्या शुद्धि है। कवियत्री तो एक अशुद्ध है और इसका शुद्ध होता है कवियत्री। क्या होता है साथियों। कवियत्री इसका शुद्ध रूप होता है। श्रृंगार एक अशुद्ध शब्द है और इसका शुद्ध रूप होता है ये वाला श्रृंगार, जिसमें ये जो श्रेय है इसमें यहाँ पर देखो ये जो डबल ये लग रहे हैं ना, सिंगल ही लगता है इसमें ये श्रेय में। नैसर्गिक में ऊपर ये मात्रा लगती है, ठीक है, बड़े की मात्रा लगना चाहिए नैसर्गिक में। तो इस प्रकार ये तीनों ही गलत है, ओनली प्रज्वलित ही शुद्ध है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। आपके 25वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसे का निर्माण हुआ है। क प्लस शे प्लस ए, क प्लस शे प्लस ए, क प्लस जे प्लस ए और क प्लस शे प्लस ए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भाई आपको हलंत देखना है। अब आपको ये तो पता होगा कि भाई किसे का निर्माण किससे हुआ है, लेकिन आपको अब हलंत देखना होगा कि कहाँ कहाँ हलंत लगा हुआ है। तो देखो किसे का निर्माण, किसे का निर्माण के कबूतर से और शे से हुआ है साथियों, ठीक है, के कबूतर और शे षटकोण वाले से। तो यहाँ पर देखो के कबूतर में हलंत होना चाहिए। के कबूतर चारों ही विकल्प में है, लेकिन यहाँ पर किस किस को विकल्प को हटा देंगे। एक तो शंख वाले विकल्प को हटा देंगे और जे जहाज वाले विकल्प को हटा देंगे। तो आपका तीसरा और पहला विकल्प तो गलत हो गया। अब दूसरा या चौथा में से एक सही है आपके। तो देखो दूसरे में क्या रहे के, ठीक है, शे और ए, लेकिन यहाँ पर दोनों में एक अंतर है कि भाई इसमें तो शे षटकोण में भी हलंत लगा है और इसमें शे षटकोण में हलंत नहीं लगा है। तो अगर शे षटकोण में हलंत नहीं लगा हो तो फिर बाद में एनआर वाले को लिखने की जरूरत नहीं होती है साथियों, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। यहाँ देखो शे षटकोण में हलंत लगा है तो बाद में एनआर वाले की जरूरत है, इसलिए चौथा विकल्प आपके 25वें क्वेश्चन में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। ये कंफर्म है जो मैंने बताया है, चौथा ही विकल्प यहाँ सही रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पर। घाव शब्द एक है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या विदेशी शब्द है। तो लैंग्वेज सेकंड जिनके हिंदी होती है उनके तत्सम तद्भव का टॉपिक अभी भी है। तो साथियों देखो घाव को यहाँ पर एक तद्भव शब्द माना जाता है। कौन सा शब्द। तद्भव शब्द। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 26 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। तो चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 27 को। 27वां क्वेश्चन साथियों ये देखिए 27वें क्वेश्चन को। अन्न को कन्न करना मुहावरे का अर्थ है मिट्टी में मिला देना, बनी बात को बिगाड़ देना, चुगली करना, आपत्ति आने पर सुझाव देना। तो अन्न को कन्न करना अर्थात क्या होगा साथियों। अन्न को कन्न करना मतलब होता है बनी बात को बिगाड़ देना। कन्न करना मतलब बिगाड़ देना। अन्न को मतलब बनी बात को। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 27 में।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो आपके 28वां क्वेश्चन, वाक्य में पदक्रम का अर्थ होता है शब्दों का मेल, शब्दों को व्याकरण अनुसार क्रम प्रयोग करना, वाक्य में अर्थ ज्ञान कराने की क्षमता, वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग। तो बताइए पद क्रम का अर्थ इनमें से कौन से विकल्प में होगा। प्रश्न नंबर 28 में राइट आंसर कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? पद क्रम मतलब पदों का सही क्रम। साथियों शब्दों को व्याकरण के अनुसार क्रम प्रयोग करना शब्दों का, वो होता है पद क्रम। सेकंड विकल्प आपके सही है प्रश्न संख्या 28 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 29 पर, जो कि आपके सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और जो कल 2 टेस्ट डाले थे तो उनकी पीडीएफ पे आज डालूंगा मैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं साथियों आपके 29वां क्वेश्चन, वचन की दृष्टि से अशुद्ध युग में है बेटा का बिटिया, भवदीय का भवदिया, भव का भवानी और नेता का नेती। तो देखो वचन की दृष्टि से यहाँ पर बेटा का बिटिया ही होता है, भवदी का भवदिया, भव का भवानी, लेकिन साथियों नेता का नेति नहीं होता है बल्कि नेत्री होता है। ये तो वचन की दृष्टि से पूछ रहे हैं, लेकिन तो वचन की दृष्टि से नहीं आना चाहिए, ये लिंग की दृष्टि से आना चाहिए साथियों, कि लिंग की दृष्टि से अशुद्ध युग में है। अब लिंग मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो बनता है कि भाई बेटा का बिटिया बनता है, भवदीय का भवदिया बनता है, भव का भवानी बनता है, लेकिन नेता का नेति नहीं, नेता का नेत्री बनता है। जैसे अभिनेता का अभिनेत्री, नेता का नेत्री। विकल्प नंबर आपका जो 4 है ये लिंग की दृष्टि से एक अशुद्ध युग में है। तो चलिए आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। साथियों जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से, नहीं मिलता है तो गूगल पे जाके सर्च कर लेना, स्टडी विद पीएन लोधा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर पहले नंबर पे आ जाएगा, वहाँ पर टेलीग्राम देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम क्वेश्चन, भूतकाल के सामान्यतः कितने भेद माने जाते हैं? 3, 4, 2 और 6। तो साथियों भूतकाल का नाम सभी ने सुना होगा, कितने भेद माने जाते हैं? आपके भूतकाल के 6 भेद माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका 4 सही है। कौन कौन से होते हैं बता देता हूँ। एक होता है आपके सामान्य भूतकाल, एक होता है आपके पूर्ण भूतकाल, एक होता है आपके अपूर्ण भूतकाल, एक होता है आसन्न भूतकाल, एक होता है आपके संदिग्ध भूतकाल और एक होता है आपके हेतुमद भूतकाल। तो साथियों इस प्रकार ये भूतकाल के 6 भेद होते हैं। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न 30 में। अब अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।